हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर केसरी शुक्ला आज आप लोगों को विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही खूबसूरत पोयम पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। यस स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ सोनेट। Students, as you know that William Wordsworth is a romantic poet belonging to romantic age and his all poems are dedicated to nature. सब लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक प्रकृति का पुजारी कवि है, एक रोमांटिक एज का कवि है, या हम यूं कह सकते हैं कि उसने ही रोमांटिक रिवाइवल की फाउंडेशन रखी। रोमांटिक एज का सबसे बड़ा कवि, सबसे लीडिंग पोएट है और आज हम उसकी लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत रचना द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों को विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बता दें। ओके स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट का मतलब होता है स्टूडेंट्स 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है, अर्थात पहले जो 50 ईयर्स है 19th सेंचुरी के, उसके जो पोएट्स हैं उसको रोमांटिक पोएट्स या इस एज को रोमांटिक एज कहा जाता है। रोमांटिक एज उस एज को हम मानते हैं जिसके साहित्यकार इमेजिनेशन, इमोशन और नेचर को अपनी रचनाओं में एम्प्लॉय करने के लिए जाने जाते हैं। अर्थात रोमांटिक जो भी कवि होंगे उनकी रचनाओं में आपको प्रकृति दिखाई पड़ेगी, उनकी रचनाओं में भावनाओं की प्रधानता दिखाई पड़ेगी, उनकी रचनाओं में आपको कल्पना दिखाई पड़ेगी, प्रकृति के पर विशेष प्रेम दिखाई पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग, मानव मुख्य थीम के रूप में उन कविताओं में होगा। थोड़ा सा पेसिमिस्टिक अप्रोच होता है इस एज के कवियों का। ये सारी कुछ विशेषताएं हैं। हमेशा वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव रहते हैं अपने अप्रोच में, अर्थात ऑटोबायोग्राफिकल रहते हैं। थोड़ा सा अपनी निजी ज़िंदगी के तजुर्बों को, अपनी निजी ज़िंदगी के अनुभवों को, वट एवर दे हैव फेल्ट इन दियर लाइफ, इन दियर पर्सनल लाइफ, तो दोज थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड इन दियर क्रिएशंस। उनकी रचनाओं में उन चीज़ों का वर्णन मिलता है। तो ऐसे कवियों को रोमांटिक पोएट कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ इस विधा का महारथी था। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म। He was born on April 7, 1770 in Cockermouth, Cumberland, and he was died in April 23, 1850. Yes, students, इनकी डेथ 23 अप्रैल 1850 को हुई थी। इनके पिताजी का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था और माताजी का नाम एन कॉक्सन था। स्टूडेंट्स, इनके सिस्टर थी, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी सिस्टर का नाम डोरोथी था। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि डोरोथी उनके साथ हमेशा रही, विशेष करके वो जहाँ ट्रिप पे जाते थे, चाहे वो गए हों, फ्रांस गए हों या किसी अन्य प्लेस पर गए हों, तो डोरोथी हमेशा उनकी सिस्टर उनके साथ कोऑपरेट करती थी, रहती थी। स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा हम जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाओं के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एक नेचर पोएट, ए पोएट ऑफ मैन, ए पोएट ऑफ नेचर, ए पोएट ऑफ नेचुरल ब्यूटी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने 523 सोनेट लिखे। उनमें द रिवर डडन सोनेट्स, द इक्लेसिस्टिकल सोनेट्स, सोनेट्स डेडिकेटेड टू लिबर्टी, मिसलेनियस सोनेट्स, जिसमें कई सोनेट मिले हुए हैं अलग अलग थीम पर, मिसलेनियस सोनेट हैं। और सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी जो है, जो प्रसिद्ध रचनाओं में है, जो बैलेड के फॉर्म में लिखी गई हैं, वो लूसी पोएम्स हैं डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारी लूसी पोएम्स इन्होंने लिखी, एक इमेजिनरी गर्ल की लाइफ को
नेचर के साथ जोड़ करके इन्होंने लिखा, जिनमें आप लोग लूसी ग्रे पोएम पढ़े होंगे या इंटरमीडिएट में आप लोगों ने एजुकेशन ऑफ नेचर पढ़ा होगा। लूसी पोएम्स हैं। इसके अलावा कुछ इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हम आपको बताते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप लोगों को याद रखना चाहिए। द प्रिल्यूड, द एक्सकर्सन टू मिल्टन, बड़ी फेमस रचना है इनकी। अपॉन द वेस्टमिनिस्टर एबी। और ये रचना जो मैं बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है। अक्सर इसके पैसेजेस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी थीम पूछी जाती है और ये किसकी रचना है, इस तरीके से ये पूछी जाती है। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्रिएशन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। टिंटन एबी, टिंटन एबी इज वेरी नाइस एंड फिलोसॉफिक पोएम। और वो पोएम जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। इट वॉज कंपोज्ड इन 1806 एंड पब्लिश्ड इन 1807। ये द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस बहुत ही खूबसूरत रचना है। इसको इन्होंने रचा था, इसको लिखा था 1806 में और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1807 में। इसके अलावा एक द सॉलिटरी रीपर इनकी बड़ी खूबसूरत रचना है, आगे मैं इस पर वीडियोस बनाऊंगा। सॉलिटरी रीपर ये कंपोज्ड हुई थी 1803 में और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1807 में। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक नाटक भी लिखा था जो कि ट्रेजेडी है, द बॉर्डरर्स। क्या नाम है इसका? द बॉर्डरर्स। और एक क्रिटिसिज्म इनका है, एक क्रिटिसिज्म की इनकी रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। स्टूडेंट्स, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट से ही वो रचना है जिसके पब्लिकेशन के साथ रोमांटिक एज का प्रारंभ माना जाता है। स्टूडेंट्स, जब इन्होंने लिरिकल बैलेट्स लिखा 1798 में उसका पब्लिकेशन हुआ, तो वहीं से रोमांटिक एज की स्टार्टिंग मानी जाती है, इसलिए रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको काफ़ी सारी बातें विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताई और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के पुजारी कवि हैं। ही इज कॉल्ड द प्रीस्ट ऑफ नेचर, ही इज कॉल्ड द वर्शिपर ऑफ नेचर। इनको प्रकृति का संत कहा जाता है, प्रकृति का पुजारी कहा जाता है। ये प्रकृति में एक जीवंत आत्मा को देखते हैं। इनको लगता है कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर की उपस्थिति विद्यमान है, एक दिव्य आत्मा का वास है प्रकृति के कण कण में, नदियों में, झीलों में, झरनों में, पंछियों में, चारों ओर हवाओं में, आसमान में, प्रकृति के जितने भी आयाम हैं उनमें उस परम पिता परमेश्वर की उपस्थिति विद्यमान है। और इस थॉट को इन्होंने पैंथीज्म के नाम से एक थियरी दी, द थियरी ऑफ पैंथीज्म। डियर स्टूडेंट्स, तो अब मैं आप लोगों को इनकी रचना द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस पढ़ाने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, एक्चुअली 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो एंग्लिकन चर्चेस थे इंग्लैंड के, यहाँ तक कि जो रिलीजियस व्यवस्था थी वो भी करप्शन की ओर जा रही थी। सारे के सारे उससे जुड़े हुए लोग, चाहे वो समाज के लोग हों या एंग्लिकन चर्चों से जुड़े हुए लोग हों या लंदन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, या हम यूँ कह सकते हैं कि पूरा विश्व समुदाय, विशेष करके यूरोप, जिस तरीके से भौतिकता में डूबता चला जा रहा था, जिस तरीके से पैसे के पीछे भागता चला जा रहा था, जिस तरीके से विलासिता के पीछे भागता चला जा रहा था, जिस तरीके से वैज्ञानिक प्रगति का दीवाना हो चुका था और अपने आप को प्रकृति से तोड़ ले रहा था, अपने आप को प्रकृति से कट कर ले रहा था, प्रकृति से दूर होता चला जा रहा था, ये प्रमुख चिंता थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिस थॉट को लेकर के विलियम वर्ड्सवर्थ ने द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस नामक रचना लिखी। स्टूडेंट्स, एक्चुअली रूसो एक बहुत बड़ा प्रकृतिवादी था। उसका मानना था रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। अब तुमको प्रकृति की ओर लौटना है, कहीं न कहीं जीवन का संपूर्ण आनंद और कहीं न कहीं
दुनिया की जितनी भी तकलीफ़ें हैं, उन सारी तकलीफ़ों का यदि निदान है तो प्रकृति की गोद में है। कम इनटू द लैप ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में आओ, प्रकृति की शरण में आओ। ये मानना था विलियम वर्ड्सवर्थ का। विलियम वर्ड्सवर्थ को लगता था कि नेचर इज द रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, नेचर इज द मेडिसिन, नेचर इज द हीलिंग बाम। हर प्रकार की समस्याओं का, तनावों का, परेशानियों का, डिप्रेशन का, सप्रेशन का यदि निदान कहीं उपलब्ध है तो वो प्रकृति की गोद में उपलब्ध है। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ये देख रहा था कि संसार में जितने भी लोग हैं वो केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं। आज जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग देखते होंगे, किसी के पास वक्त नहीं कि वो अपने दरवाजे पर पेड़ के नीचे बैठे। जैसे ही आदमी आता सीधे घर में घुस जाता है, एसी में बैठ जाता है, टीवी देखने लगता है। अपने परिवार के सदस्यों के पास भी उसके पास बैठने का समय नहीं है। वो प्राकृतिक चीज़ों से कटता चला जा रहा है। वो नींबू का शरबत नहीं पी पा रहा है, वो कोल्ड ड्रिंक पीना ज़्यादा पसंद कर रहा है। वो पैकेट बंद सॉस को खा ले रहा है, लेकिन सिलबट्टे की चटनी उसको नहीं मिल रही है। प्राकृतिक चीजें विलुप्त होती चली जा रही। हम मार्केट से अचार खरीद ले रहे हैं, लेकिन घर में अचार नहीं बना रहे हैं। जो भी हमारी प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं मुझसे अलग होते चले जा रहे हैं। और ये भौतिकता हमें तमाम प्रकार से परेशानियों में डाल रही है। इसलिए इस प्रकार की दुनिया को देख करके विलियम वर्ड्सवर्थ इतना ऊब जाता है। ही इज टायर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ सेज दैट दिस वर्ल्ड इज नॉट लायबल टू बी लिव्ड। ये दुनिया रहने के लायक ही नहीं है। जहां लोग अपने बुनियादों से कट गए हैं, पेड़ों से कट गए हैं, प्रकृति से कट गए हैं, भौतिकता में पूरी तरीके से गुलाम हो चुके हैं, आधुनिकता की और भौतिकता की, तब विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। हद हो गई है, बहुत हो गई ये दुनिया, बहुत देख ली मैंने ये दुनिया। द वर्ल्ड इज टू मच, हद हो गई है इस जनरेशन की। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। क्या देखे इस दुनिया में? लेट एंड सून, हमेशा लेट एंड सून, एवरी टाइम, सुबह से शाम तक लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। खाली कमाओ, खर्च करो। दुनिया पैसे के पीछे भाग रही, क्या मिल जाए, क्या हम पालें, कितना ज्यादा कमा लें, कितनी पैसे की हवस भर गई है इंसान के अंदर। गेटिंग, खाली प्राप्त करते रहे, कितना ज्यादा बैंक बैलेंस बढ़ा लें। गेटिंग एंड स्पेंडिंग। हम खूब सारा पैसा कमाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएं, हर कमरे में एसी लगवा लें, हर कमरे में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, हमारे पास लग्जरी गाड़ी हो जाए, उसका सुख भोग करें। इसके अतिरिक्त हम प्रकृति की ओर तो देख ही नहीं रहे हैं, और उस प्रकृति की ओर न देखने के कितने भयानक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वर्ड्सवर्थ सेज, कहता सुबह से शाम तक जहां लोग केवल व्यवसाय में लगे हुए हैं, जहां लोग केवल कमाने में लगे हुए हैं, केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं, केवल बाजारवाद हावी हो गया है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ऐसी दुनिया, हद हो गई है ऐसी दुनिया की। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हम अपनी संपूर्ण शक्ति बर्बाद कर दे रहे हैं केवल पैसे के पीछे। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हमारे पास जो शक्ति है, जो परमपिता परमेश्वर ईश्वर ने हमें शक्ति प्रदान की है, हमारे अंतःकरण की शक्ति, हमारी आत्मा की शक्ति, हमारे मन की शक्ति, हमारी इच्छाओं की शक्ति, जो हमारे अंदर आध्यात्मिक चिंतन की शक्ति विद्यमान है, जो ईश्वर ने हमें पुरस्कार के रूप में प्रदान की है, एक गिफ्ट के रूप में प्रदान की है, उपहार के रूप में प्रदान किया है, हम उन शक्तियों का प्रयोग केवल पैसा कमाने के लिए खर्च कर दे रहे हैं। सुबह से शाम तक केवल हपस सवार है हमारे अंदर कि हम क्या से क्या कमा लें, क्या से क्या बना लें। हमारे पास वक्त नहीं है
लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। अरे वास्तव में प्रकृति अपनी है, लेकिन उसको देखने का वक्त हमारे पास नहीं है। आज जो हमारे पास है, स्टूडेंट्स, अगर हम मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं तो हो सकता है 2-4 साल, 5 साल, 6 साल बाद वो खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उगते हुए सूरज को देखें। वो सूरज जो अपना है, कल भी अपना था, आज भी है, और आने वाले वर्षों में भी क्षितिज के उस पार तक, अनंत तक हमारे साथ रहने वाला जो साथी है प्रकृति के रूप में, हम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। जो अपना वास्तव में है उसे नहीं देख रहे हैं, जो अपना नहीं है हम उसके पीछे भाग रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर, बिल्कुल प्रकृति की ओर हम देख ही नहीं रहे हैं, जबकि सत्यता ये है कि प्रकृति ही अपनी है। क्या कभी आपने विचार किया प्रिय विद्यार्थियों कि अगर आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है तो मीटर रीडिंग लेने वाले आ जाते हैं, बिजली का बिल आ जाता है। क्या सूरज ने कभी आपसे बिजली का बिल मांगा कि इतने दिनों से आपके रोशनी दे रहे हैं हमको बिल चाहिए? क्या पेड़ों ने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए आपसे बिल मांगा? हॉस्पिटल में एक पेशेंट बीमार हो जाता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लग जाता है, जब तक पैसा नहीं जमा करा लेते हॉस्पिटल वाले, तब तक पेशेंट को ऑक्सीजन का एक सिलेंडर नहीं लगता है। अनादिकाल से, अनंत काल से ये प्रकृति हमारी सेवा करती चली आ रही है, हमको प्राणवायु मुफ्त में प्रदान कर रही है। क्या कभी पेड़ों ने आपसे कहा कि मुझे ऑक्सीजन का दाम दे दीजिए? आपके खेतों की सिंचाई ये बादल कर रहे हैं अनादिकाल से। क्या बादलों ने कभी आपसे सिंचाई मांगी? अरे ये प्रकृति ही अपनी है, ये संसार की वस्तुएं अपनी नहीं हैं, ये भोग और विलास अपना नहीं है, इसका तो एक दिन समापन निश्चित है। आप क्षणभंगुर वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, और वास्तव में जो प्रकृति के रूप में आपके पास है उसकी ओर आपके पास देखने का समय ही नहीं है। वर्ड्सवर्थ कहता है, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे सॉर्डिड बून, हमने अपना दिल दे दिया है संसार की फालतू की चीज़ों को, नश्वर चीज़ों को। सॉर्डिड बून मीन्स नश्वर चीज़ें, फालतू की चीज़ें, बेकार की चीज़ें, क्षणभंगुर वस्तुएं। हमने अपने हृदय को, अपनी आत्मा को इनको दे दिया है, और जिसे अपना दिल देना चाहिए था, प्रकृति को, पेड़ों को, पौधों को, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम चिड़ियों के गीतों को सुबह उठ सकें, सुन सकें। दिस सी, वर्ड्सवर्थ कहता है, अगर देखना है तो ये टीवी मत देखो, देखना है तो थिएटर में जाके मनोरंजन मत करो। दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, अगर एक शाश्वत सनातन प्रेम आपको देखना है तो इस चांद का और इस सागर का प्रेम देखिए। स्टूडेंट्स, ये उस बात का वर्णन करता है कि अक्सर शाम के समय यदि आप लोग समुद्र के तट पे गए हो, कभी आपको अवसर मिला हो, स्टूडेंट्स, मैंने तो काफ़ी कोस्टल एरियाज़ को विज़िट किया है, जैसे ही शाम होती है आसमान में चांद दिखाई पड़ता है तो शाम को समुद्र में बहुत तेज लहरें उठने लगती हैं। कभी कल्पना करता है कि जैसे जैसे अपने प्रेमी को देख करके कोई प्रेमिका उछलने लगती है, उसी प्रकार से ये सागर अपने प्रेमी को देख करके, अपने लवर चांद को देख करके उछलने लगता है। और ये आज की बात नहीं है, जब से ये धरती बनी है, जब से ये चांद बना है, जब से ये सागर बना है, तब से ये अनादिकाल से ये चांद और समुद्र में उठने वाली लहरों का प्रेम दिखाई पड़ता है। आह्लादित हो जाता है जैसे ही आसमान में चांद को देखता है। लेकिन इस प्रेम को देखने का वक्त हमारे पास नहीं है। हमारी पीढ़ियां तमाम प्रकार के अश्लील प्रेम को फिल्मों में देखना पसंद करती हैं, लेकिन एक शाश्वत प्रेम जो सारगर्भित प्रेम है, प्रकृति का प्रेम है, जो सागर की लहरों का, उस चांद के लिए प्रेम है, उसको देखने का वक्त हमारे पास नहीं है। वर्ड्सवर्थ कहता है, अगर प्रेम देखना है तो वहां देखो। दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, अपने स्तनों को खोल देता है। दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम, उस चांद के स्वागत में उछलने लगता है, लहरें उठने लगती हैं सागर में।
और कुछ देखना है तो द विंड दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। अरे इन हवाओं को समझो, इन हवाओं को महसूस करो अपने बदन पर, जो प्रतिक्षण प्रतिपल हर क्षण आपके लिए बहती रहती हैं, आपको प्राणवायु प्रदान करती रहती हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। और जैसे ये हवाएं थोड़ी सी शांत होती हैं, ये जो पुष्प हैं, जो खिले हुए पुष्प हैं, ऐसा लगता है जैसे वो सो रहे हैं। ये हवाएं ही कलियों से पुष्प बनाती हैं और पुष्पों की पंखुड़ियों को, पेटल्स को फिर से क्लोज करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। वर्ड्सवर्थ कहता फॉर दिस, इस प्रकृति के दृश्य के लिए, इन प्रकृति के अन्य दृश्यों के लिए, फॉर एवरीथिंग, और हर ऐसी वस्तुओं के लिए जो प्रकृति का स्वरूप है, वी आर आउट ऑफ ट्यून। हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आउट ऑफ ट्यून मीन्स नो इंटरेस्ट। हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इट मूव्स अस नॉट। इसको देख करके तो हमारा दिल डोलता ही नहीं है, हम आनंदित ही नहीं होते हैं। ग्रेट गॉड, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए प्रकृति ही ईश्वर है। वो प्रकृति को ही गॉड मानता है। झील, झरने, नदी, पहाड़ियां, यही उसके लिए प्रकृति है। स्टूडेंट्स, ग्रेट गॉड, वो ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर, ये प्रकृति के दृश्य हमें अपने क्यों नहीं लगते हैं? इट मूव्स अस नॉट। इसको देख करके हमारा दिल आह्लादित क्यों नहीं होता? हमारा मन, व्हाई वी डोंट गेट हैप्पीनेस इन द लैप ऑफ नेचर? व्हाई वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम द नेचर? आई डिड रादर बी ए पैगन। गजब की लाइन लिखी। वर्ड्सवर्थ कहता है, आई डिड रादर बी ए पैगन। हे ईश्वर, मैं पैगन हो जाना चाहता हूं। पैगन का मतलब स्टूडेंट्स होता है, पैगन उसको कहते हैं जो ईश्वर नहीं बल्कि प्रकृति को ही ईश्वर जो मानता है। ये ग्रीक का कॉन्सेप्ट है। पैगन वो जो प्रकृति को ही ईश्वर मानते हैं, जिसके लिए पेड़ ईश्वर है, जिसके लिए पंछी ईश्वर है, जिसके लिए जल ईश्वर है, जिसके लिए क्षिति जल पावक गगन समीर, जिन पंच तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है, जिसके लिए ये पंच तत्व, जिसके लिए प्रकृति के विभिन्न आयाम ही ईश्वर हों, उसको पैगन कहते हैं। वर्ड्सवर्थ कहता है कि आई डिड रादर बी ए पैगन। हे ईश्वर, सबसे अच्छे हैं पैगन, सबसे अच्छे प्रकृति के पुजारी हैं। शकल्ड इन ए क्रीड आउट वॉर। क्रीड मीन्स फेथ। कहता है कि जिनके लिए सबसे बड़ा धर्म, जिनके लिए सबसे बड़ी आस्था ये प्रकृति के आयाम ही है, मैं वैसा हो जाना चाहता हूं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली। यही कारण है कि आज मैं इस सुंदर खूबसूरत चारागाह में खड़ा हुआ हूं, इस आनंददायक चारागाह में खड़ा हुआ हूं, इस बगीचे में खड़ा हुआ हूं। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, ताकि मैं अपने आप को कम अकेला महसूस कर सकूं। बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। जब मैं इस प्रकृति की गोद में खड़ा होता हूं, जब मैं इन चारागाहों में चला आता हूं खड़ा होने के लिए, इसमें लेट जाता हूं, तो स्टूडेंट्स कहता है कि मैं अपने आप को तन्हा नहीं महसूस करता। ऐसा लगता है जैसे मेरे चारों ओर कोई मेरा अपना टहल रहा है। स्टूडेंट्स, संसार के संबंधों में व्यक्ति पराया हो गया है। एक शेर है, किसी ने लिखा कि हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी,
फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ अपनी ही लाश का खुद मज़ार आदमी, हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। वर्ड्सवर्थ कहता है ये संसार में तो मैं तन्हा महसूस करता हूँ, भीड़ में तो मैं अकेला महसूस करता हूँ, लेकिन जब इस प्रकृति की गोद में चला आता हूँ तो फिर मैं हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, मैं अपने आप को कम अकेला महसूस करता हूँ। और मैं यहाँ खड़े होकर के हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, मैं यहाँ खड़े होकर के समुद्र के देवता को निकलते हुए देख रहा हूँ। प्रोटियस एक गॉड ऑफ सी, समुद्र का एक देवता, जल देव, उनको मैं उठते हुए देख रहा हूँ, उनको मैं सागर से निकलते हुए देख रहा हूँ। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो, और इसके अलावा मैं एक ओल्ड ट्राइटन, ये भी देवता हैं, इनको ब्लो करते हुए, इनको शंख बजाते हुए मैं सुन रहा हूँ। ब्लो हिज रीथ हॉर्न, वो देवता, वो सागर के देवता जिनको मैं देख रहा हूँ, ग्रीक मिथ में इनको एक देवता माना जाता है ट्राइटन। वो एक सेल लिए हुए हैं, जैसे एक शंख होती है, एक स्पिरिचुअल कॉन्च दैट यू कॉल, एक सेल लिए हुए, उनको बजाते हुए मैं देख रहा हूँ। और यही मेरे अपने हैं, इन्हीं को मैं अपना मानता हूँ। ये प्रकृति ही हमारी है, बाकी संसार के सारे संबंध केवल उबाऊ हैं, केवल और केवल बोरिंग हैं। कहता उनमें कोई आस्था नहीं है, उनमें कोई विश्वास नहीं है, संसार के संबंधों में कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वर्ड्सवर्थ ने पहली ही लाइन में लिख दिया, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इस दुनिया से मैं ऊब गया हूँ, क्योंकि लेट एंड सून, सुबह से शाम तक केवल और केवल लोग गेटिंग एंड स्पेंडिंग में लगे हुए हैं, केवल और केवल कमाने और खर्च करने में लगे हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये कविता समझाई। मैं आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे रिमार्क के साथ थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।